नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इस वक्त मिचोंग चक्रवात की चपेट में है। तेलंगाना पर भी असर पड़ने के आसार हैं। चेन्नई महानगर को डुबोकर यह तूफान आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ चला। हम इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात उत्तर दक्षिण की कर लेते हैं। उत्तर बनाम दक्षिण की राजनीति की सबसे बड़ी खूबी यही है कि कभी जोर नहीं पकड़ पाती। जिन्हें इस चश्मे से देखने की आदत है वो देखते रहेंगे, लेकिन सबको पता है कि दक्षिण के शहर उत्तर के शहरों और गांवों के लिए सपनों के शहर हैं। बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद और चेन्नई के अलावा दक्षिण के कई शहर हैं जहां आज उत्तर भारत के मजदूरों को अधिक मजदूरी पर काम मिल रहा है और इन्हीं शहरों में उत्तर भारत के इंजीनियरिंग क्लास को अवसर मिला। पहले इंजीनियरिंग पढ़ने लाखों नौजवान उत्तर से दक्षिण गए। अब बड़ी संख्या में मजदूर तमिलनाडु से लेकर केरल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहां मजदूरी काफी मिलती है। बेहतर होता कि उत्तर भारत के शहर भी दक्षिण भारत को अवसर देने योग्य बनते और दोनों दिशाओं के समाज के लोग एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानते। जो वहां गए हैं वहां से यहां आकर बताएं कि क्या सीखा, क्या देखा। वहां की भाषाओं को लेकर उत्तर आएं और उनके कुछ शब्दों को यहां भी प्रचलित करें, सीखें और सिखाएं भी। एक दूसरे से घुलना मिलना और एक दूसरे के साथ रचना बसना, यही तो भारतीय होना है। अपना अपना बचाकर अपना अपना होना कुछ और हो सकता है, भारतीय होना नहीं हो सकता। चेन्नई में जो तूफान आया है वो खबरों में भले आपसे दूर लगे, लेकिन जान लीजिए कि इस तूफान के कारण वही हैं जो उत्तर भारत के तमाम शहरों में सूखे और बाढ़ के हैं। तालाब से लेकर नदियों के मैदान को, उनके किनारों का अतिक्रमण हर जगह हुआ है। वैसे चेन्नई का आईटी कॉरिडोर है, उसका बहुत बुरा हाल है। इस इलाके में जरूर उत्तर भारत से गए इंजीनियर भी रहते होंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में आईटी कॉरिडोर के बारे में लिखा है कि मडी वेनिस बन गया है। इसमें वेनिस का क्या कसूर? मगर जब भी हमारे शहरों में बारिश का पानी भरता है, मीडिया की रिपोर्ट में वेनिस की धुलाई होने लग जाती है। बहुत बुरे उदाहरण के रूप में वेनिस को लाया जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टर लिखती हैं कि आईटी सेक्टर का इलाका मडी वेनिस बन गया है, यानी वहां कीचड़ से भर गया होगा। इस इलाके में बारिश के पानी को निकालने के लिए ड्रेनेज नहीं है। यहाँ की कई बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में पानी भर गया है। यहाँ रहने वाले उत्तर भारतीय पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में चेन्नई का डिटेल अपनी मम्मी को जरूर बता रहे होंगे। मम्मी, ठीक मुजफ्फरपुर जैसा हो गया है, यहाँ भी पानी भर गया है ना? जैसा उत्तर वैसा ही अपना दक्षिण, हम सब एक हैं। मिचोंग चक्रवात के कारण तमिलनाडु में 17 लोगों की मौत हो चुकी है। 1000 से अधिक उड़ानें अकेले इस राज्य में रद्द हुई हैं। इसी से कितनी परेशानी हुई होगी आपको अंदाजा नहीं। शहर में रहने वाले लोगों के लिए अभी तक हालात सामान्य नहीं हुए हैं। कई जगह फोन के सिग्नल बंद हैं तो इंटरनेट बंद है। शहर का बड़ा हिस्सा चक्रवाती बारिश के कारण पानी से भरा हुआ है। कई रास्ते आज दोपहर तक बंद रहे। इस तबाही से इतना विनाश हुआ है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर 5000 करोड़ से अधिक की अग्रिम सहायता मांगी है। अकेले चेन्नई में 7 बड़े मुख्य रास्ते बंद कर दिए गए हैं और यहां का ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है। करीब 14 सबवे में पानी भरा है। चेन्नई में ट्रेनों के ट्रैक पानी में डूब गए हैं। इस कारण लंबी दूरी की 100 से अधिक ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। लोग सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा कर रहे हैं जिनमें देखा जा सकता है कि पूरी की पूरी मोटरसाइकिल पानी में डूब गई है। गाड़ियां पूरी नहीं तो आधी डूब ही गई हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़कों पर पानी भर गया है तो नावों में बिठाकर लोग निकाले जा रहे हैं। मोहल्ला का मोहल्ला पानी से भरा हुआ है। बड़ी बड़ी सड़कों पर, मॉलों के नीचे कमर तक पानी भरा हुआ है। ट्विटर पर लोगों ने मदद की गुहार डाली है। किसी ने लिखा है कि उनकी बहन 2 दिन से बिना मदद के घर की पहली मंजिल पर फंसी है, तो किसी का पूरा परिवार गली में पानी भर जाने के कारण घर में ही कैद है। लोगों ने प्रशासन की नाकामी पर सवाल उठाए हैं। मीडिया में बयान है कि बिना मदद के लोग मेन रोड तक पहुंचने के लिए 35 से 40 मिनट पानी में चलते रहे। इस ट्वीट में सौम्या दिनेश लिख रही हैं कि चेन्नई के वेलाचेरी में उनकी बहन अपने पति और 1.5 साल के बच्चे के साथ घर में फंस गई हैं। कोई बिजली नहीं, पानी नहीं, न दूध। 2 दिन से पानी उसी तरह से गली में खड़ा है, उसकी निकासी नहीं की गई है। मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है।
उत्तर भारत के लोग मच्छरों के प्रकोप को तुरंत समझ जाते हैं, क्योंकि वे हर शाम मच्छरों के प्रकोप का सामना करते हैं और बर्दाश्त करते हैं। मैं ऐसे किसी को भी नहीं जानता जिसने मच्छरों से तंग आकर अपना शहर छोड़ा हो। उसे पता है कि मच्छर हर जगह है। लोग कई साल से गोबर के उपले जला रहे हैं, घर में कछुआ छाप घुमावदार अगरबत्ती जलाते रहे, फिर अगरबत्ती सीधी आने लगी जो ज्यादा मारक बताई जाती है। साथ ही तरह तरह के कॉइल जलाकर लोग गुड नाइट के सहारे फाइट करते हैं। इन दिनों सोने से पहले रैकेट चलाकर मच्छर मारते हैं। मच्छरों के चक्कर में भारत जल्दी ही शानदार टेनिस खिलाड़ी देने वाला है। यही नहीं, अब तो नगर निगम फॉगिंग भी करने लगा है। शाम के वक्त लगता है कि सारा देश मच्छर मारने में लग जाता है। यह सब बताता है कि हमारा अप्रोच समस्याओं को दूर करने का तो रहता है, मगर जब समस्याएं दूर नहीं होती हैं तो हम उनके साथ जीना सीख लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं। जैसे दिल्ली में जून के महीने में जब बाढ़ आई तब यमुना में अतिक्रमण का सवाल उठा, लेकिन क्या वो दूर हुआ? नहीं दूर हुआ। अतिक्रमण के नाम पर उनके ही घर हटाए जाते हैं जो गरीब होते हैं। तो हम कैसे उम्मीद करें कि चेन्नई में चक्रवात ने जो विकराल रूप धारण किया है उसके लिए अतिक्रमण भी जिम्मेदार है और अरब देश जागरूक होकर अतिक्रमण हटाने जाएगा। हमने चेन्नई के एक इलाके वेलाचेरी का जिक्र किया। पूर्व में यह समंदर और नदी के बीच पानी के जमा होने का बड़ा इलाका था, वेटलैंड, जिस पर सरकारी योजनाओं के तहत कई सारे दफ्तर और हाउसिंग सोसाइटी बना दिए गए। शहर का पानी यहां जमा हो जाता है और यहां पहुंचने के रास्ते इतने सकरे हो चुके हैं कि शहर में ही घूमता रहता है। यह बात चेन्नई के लोग जानते हैं, प्रशासक जानते हैं, लेकिन जिस तरह मच्छर के कारण आप अपना शहर नहीं छोड़ते हैं, उसी तरह चक्रवात और साधारण बारिश में भी डूबने के कारण वेलिचेरी के लोग अपना इलाका नहीं छोड़ेंगे। यहीं पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय है। सरकार जब नदियों की जमीन पर या वेटलैंड पर कब्जा करती है तो उसे क्या कहते हैं? विकास। और जब गरीब अपनी झुग्गी बनाता है तो उसे कहते हैं अतिक्रमण। 2023 आते आते वेलाचेरी का वेस्टलैंड पूरी तरह विकास के हवाले हो गया। 85% हिस्से पर भांति भांति के भवन निर्माण हो चुके हैं, जिन्हें आप दफ्तर, मुख्यालय, शॉपिंग आर्केड, कोठी, हाउसिंग सोसाइटी, मॉल वगैरह कहते हैं। इन इमारतों ने पानी निकलने और जमा होने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। जहां पानी जमा होता है वहां आप बिल्डिंग बना देंगे तो पानी कहां जमा होगा? सिंपल सा जवाब है, बिल्डिंग में भर जाएगा। जब भी इस तरह की तबाही आती है, सरकार ड्रेनेज सिस्टम की सफाई का बजट बताने लग जाती है और सफाई अभियान लॉन्च होता है। हम मानकर चलते हैं कि कुछ ड्रेनेज की सफाई भी होती है, लेकिन वेटलैंड के अतिक्रमण से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आप ड्रेनेज की सफाई से नहीं कर सकते हैं। ड्रेनेज का पानी जाएगा कहां? जहां जाना चाहिए था वहां तो आपने बिल्डिंग बनाई है। सवाल है कि 30-40 साल तक लगातार यहां भवन निर्माण हुआ है, किसी ने सोचा नहीं। अब सोच कर भी क्या होगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में इमारतों को आप नहीं हटा सकते, लोगों को विस्थापित नहीं कर सकते। हालत यह है कि चेन्नई के वेलाचेरी इलाके के कई मोहल्लों में बाढ़ का पानी 4 फीट से ऊपर पहुंच गया। पानी, बिजली और अन्य जरूरतों की आपूर्ति ठप हो गई। नावों से लोगों को निकालना पड़ा। न्यूज मिनट में अनीशा सेठ की रिपोर्ट में इलाके के लोगों का बयान छपा है कि दिसंबर 2015 की भयानक बाढ़ से तुलना करके देखें तो हालात में सुधार नहीं हुए हैं। 2015 में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज यानी तूफान के अत्यधिक पानी की निकासी के लिए बनी नालियां नहीं थी। इस बार के तूफान में नाली तो थी, मगर बारिश का पानी इतना था कि झेल नहीं पाई। 2015 में बारिश का पानी पहली मंजिल तक पहुंच गया। इस बार 2015 से काफी ज्यादा बारिश हुई है। उस साल चेन्नई में 330 मिलीमीटर बारिश हुई, लेकिन इस बार 2 जगहों पर 500 मिलीमीटर से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस बार भी जो तबाही हुई है वो भी भयंकर है। लोग इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि इस बार चेतावनी नहीं दी गई। जरा उनसे पूछिए कि नदी की जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं, नदी हर समय चेतावनी दे रही है, प्रकृति चेतावनी दे रही है, क्या कोई सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा। जानबूझकर पर्यावरण को नष्ट करेंगे और शिकायत करेंगे कि सरकार उन्हें जागरूक नहीं कर रही है। सरकार ने भी वेलाचेरी में अतिक्रमण किया है, लैंड यूज के नियम बदलकर। लैंड यूज के नियम बारिश, आंधी, चक्रवात पर लागू नहीं होते हैं। आपको याद है कि सितंबर 2019 में पटना में इसी तरह एक दिन घनघोर बारिश हो गई, शहर का समृद्ध इलाका डूब गया। क्या वहां लोग सुधर गए? इंतजाम पूरा हो गया?
2019 के आसपास के स्तर की बारिश जब होगी तब पता चल जाएगा। आप देख ही रहे हैं कि उत्तर और दक्षिण भारत में कितना गहरा कनेक्शन है। चेन्नई की बात बिना पटना के पूरी नहीं हो पाती, दिल्ली की बात बिना बंगाल के पूरी नहीं हो पाती। आपदाओं ने हम सबको एक कर दिया है। यह तस्वीर हमने डिफेंस पीआरओ चेन्नई के ट्विटर हैंडल से ली है। ऐसे वक्त में सेना भी अपने स्तर पर जूझती रहती है और नागरिकों को बचाती रहती है, लेकिन हम यहां नागरिक प्रशासन और नागरिक की भूमिका के बारे में बात कर रहे हैं। एडिनबरा नेपियर यूनिवर्सिटी की अनीता कार्तिक ने 2021 में एक पेपर प्रकाशित किया। अनीता बताती हैं कि 2004 में सुनामी आई, तमिलनाडु में 10,000 लोग मारे गए। उसके बाद से लेकर 2021 तक 14 चक्रवात आ चुके हैं। बाढ़ का आना भी नियमित हो गया है। आपदा प्रबंधन में सुधार हुआ है, मगर पर्याप्त नहीं। समस्या इतनी बड़ी हो जाती है कि प्रबंधन की सारी तैयारियां कम पड़ जाएंगी। 2015 की बाढ़ के बाद यहां कुछ खास नहीं बदला। शहर से गुजरने वाली कुवम नदी नाले में बदल चुकी है। 2015 की बाढ़ में इसका पानी सड़कों और घरों में बहने लगा। 2015 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर निकिता सूद ने एक पेपर लिखा कि चेन्नई का एयरपोर्ट अडयार नदी के फ्लड प्लेन पर बना है। यमुना जब अपने मैदानों में वापस आई तो दिल्ली के लोग हिल गए। नदी वापस आती है, सब जानते हैं। चेन्नई का मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बकिंगम कनाल पर बना है, सबको पता है, लेकिन सब अब इस बारे में अनजान बनते हैं। जब आप नदी के रास्ते पर मेट्रो बनाएंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे तो यही होगा, आपदा आपके घर आएगी। इन आपदाओं का निर्माण तो पढ़े लिखे योग्य लोगों ने किया है। विकास ने तो बस अपने हो जाने की भूमिका निभाई है। जब आप एयरपोर्ट देखकर सेल्फी खिंचाते हैं तब क्या सोचते हैं कि यह किस नदी पर बना है? इसके कारण एयरपोर्ट से 10 या 15 किलोमीटर दूर जो आपका मकान है वो बारिश की बाढ़ में डूब जाएगा। शायद आप सेल्फी के अलावा कुछ नहीं सोचते, लेकिन सेल्फी से ही पता चलता है कि आप कम से कम सेल्फी के बारे में सोचते हैं, वरना वो भी पता नहीं चलता। आप बताइए इसका क्या समाधान है? केवल चेन्नई का नहीं, किसी भी शहर का बताइए। निकिता सूद ने अपने पेपर में लिखा है कि 2015 में जब बाढ़ आई तब सरकार ने ही माना कि चेन्नई में 1.5 लाख अवैध इमारतें हैं, 300 टैंक और तालाब का अतिक्रमण कर लिया गया है। वास्तविक संख्या तो इससे भी अधिक होगी। चक्रवात का असर होता है, मगर जब तबाही विकराल होती है तो कारण केवल चक्रवात नहीं होता, आप भी होते हैं। जो ऐसी सरकार चुनते हैं जो विकास करे, नदी जंगल काट कर वहां कोई शीशे की इमारत बना दे और आप खुशी खुशी सेल्फी लेने लग जाएं। आप खुश हो जाते हैं कि अरे हाँ, विकास हो तो ऐसा हो। निकिता सूद ने लिखा है कि टाउन प्लानिंग के समय ही इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया, और आप जानते हैं आपके शहर में भी नहीं रखा जाता है। 2008 में दक्षिण भारत ने चक्रवात निशा की तबाही देखी। श्रीलंका और दक्षिण भारत के बड़े हिस्से में इस तूफान ने तबाही मचाई। फेसबुक पर मौसम पर लिखने वाले प्रदीप जॉन ने इस तूफान के बारे में 2014 में एक लंबा पोस्ट लिखा। हम उसी से यह जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदीप लिखते हैं कि उस साल जिस मॉनसून के बारे में कहा जा रहा था कि सामान्य से कम रहने वाला है, वो 4 दिन की तूफानी बारिश में 500 मिलीमीटर की बारिश दे गया। फलस्वरूप चेन्नई में भारी बाढ़ आई। तंजावुर के ओरतनाडु में 4 दिन के भीतर 1200 मिलीमीटर की बारिश हो गई। वहां एक दिन में 650 मिलीमीटर से अधिक की बारिश हुई, जो तमिलनाडु के लिए उस समय तक का रिकॉर्ड था। अगले साल केटी शहर में फ्यान चक्रवात ने एक दिन में 820 मिलीमीटर की बारिश के साथ यह रिकॉर्ड तोड़ दिया। मीडिया कवरेज में शहरों की तस्वीरें तो आप तक पहुंच जाती हैं, मगर गांवों के बारे में कम पता चलता है। 2020 में पश्चिम बंगाल में जब महाचक्रवात अम्फान आया तब बंगाल में 88,000 हेक्टेयर धान की फसल और 2 लाख हेक्टेयर से अधिक सब्जी और तिल की फसल तबाह हो गई। सुंदरबन के इलाके में भयानक तबाही आई। उस समय कई रिपोर्ट छपी जिनमें लिखा जाता था कि सुंदरबन के किसान अम्फान से सबसे अधिक प्रभावित हुए, मगर आपको वहां के वीडियो कम दिखे होंगे। महानगरों के फ्लाईओवर और सबवे के डूबे होने की तस्वीरें आप दिख पाते हैं। भारत में आपदाएं बहुत बढ़ गई हैं, मगर उनका कवरेज बहुत घट गया है। दिल्ली में बाढ़ आती है तभी कवरेज बढ़ता है, नेशनल मीडिया उस दिन नेशनल हो जाता है। आजकल बारिश के कारण स्कूलों में छुट्टियां होने लगी हैं। इस साल पूरे देश में कितने दिन स्कूल बंद रहे मौसम के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण, इसकी गिनती होनी चाहिए। हम देख रहे थे कि इसी साल बारिश के कारण तमिलनाडु के स्कूल कितने दिन बंद रहे। मीडिया रिपोर्ट से कुछ जानकारी मिली कि 3 फरवरी को 3 जिलों में स्कूल की छुट्टी करनी पड़ी बारिश के कारण।
19 जून को 6 जिलों में स्कूल बंद हुए, 4 नवंबर को 5 जिलों में बारिश के कारण स्कूल बंद करने पड़े और 9 नवंबर को 3 और जिलों में बारिश के कारण स्कूल बंद करने पड़े। 14 और 15 नवंबर के बीच 7 जिलों में स्कूल बंद हुए। इस दौरान चक्रवात नहीं आया था, मगर बारिश अब खतरे की चेतावनी लेकर आने लगी है। हर आपदा के समय अब यह मानक सी तस्वीर बन गई है। नियॉन लाइट वाले जैकेट में जवान और उनकी नाव। जल्दी ही अब लोगों को अपनी नाव घर में रखनी होगी, तब तक वे आपदा प्रबंधन बल से उम्मीद लगाते रहेंगे और उन्हीं पर खींच निकालते रहेंगे। आपदा प्रबंधन के लोग जान जोखिम में डालकर बचाव का कार्य बखूबी करते हैं, मगर प्राकृतिक मैदानों का अतिक्रमण इतना व्यापक हो चुका है कि पूरी पुलिस को भी अगर आप आपदा बल में बदल देंगे तब भी सभी तक बचाव तुरंत नहीं पहुंच सकता। न्यूज और सोशल मीडिया में वीडियो चल रहे हैं जिनमें देखा जा सकता है कि नावों में बिठाकर लोग गलियों से निकाले जा रहे हैं। देखा जाए तो ऐसे वीडियो देश के कई छोटे बड़े शहरों से हर साल आते हैं। पटना, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद, असम की बाढ़ के दौरान हमने कई बार ऐसे बचाव कार्य देखे हैं। पहाड़ों से ऐसे वीडियो नहीं आते क्योंकि पानी बह जाता है, लेकिन वहां की तबाही का कोई कवरेज नहीं। इस बात को लेकर कोई घबराहट नहीं है कि अगर हिमालय की नदियों में इतनी अस्थिरता होगी तो पहाड़ों के अलावा मैदानों में क्या होगा। पूर्वोत्तर की बाढ़ की तो कोई बात ही नहीं होती है। आप ये जानना चाहते हैं कि सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की है? हम जरूर बताएंगे। भारत सरकार ने आपदा मित्र नाम से एक योजना लॉन्च की है। आपदा मित्र की वेबसाइट पर जानकारी मिलती है कि इसके तहत 1 लाख वॉलेंटियर को आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग मिलनी है। कब मिलनी थी? 1 लाख कौन लोग हैं? क्या उनका पंजीकरण हो चुका है? अगर वे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव बताएं कि इस ट्रेनिंग से उन्होंने क्या क्या सीखा। सरकार के डेटा से हमें यही पता चला है कि अब तक 23 राज्यों में 5186 लोगों को इसके तहत ट्रेनिंग दी गई है। लक्ष्य से बहुत कम। कहां 1 लाख, कहां 5000। इस योजना के तहत किसी को सैलरी मिलती है या प्रोत्साहन राशि, वो भी बताएं। वैसे सरकार ने इसे स्वैच्छिक ही कहा है। गृहमंत्री के बयान से पता चलता है कि देश के 350 जिलों में आपदाओं का आगमन होने का चांस अधिक है। इन्हें डिजास्टर प्रोन डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। हालत यह हो गई है कि थाने से ज्यादा आपदा प्रबंधन सेंटर बनाने पड़ जाएंगे। बल्कि आप यकीन नहीं करेंगे, आज के ही दैनिक जागरण में आपदा प्रबंधन में बढ़ते अवसर के बारे में बताया गया है। खुशखबरी की तरह यह खबर परोसी गई है। लिखा है, और वही मैं पढ़ रहा हूं, कि नवाचार करने वाले युवाओं के लिए अवसरों के साथ पहचान पाने के अच्छे अवसर हैं। ये अवसर एनडीआरएफ यानी आपदा प्रबंधन बल में भी है और रैट माइनिंग जैसी पारंपरिक तकनीक में कुशल कर्मी उपलब्ध कराने वाले संगठनों में भी। अखबार लिखता है कि वैसे भी पहले की तुलना में अब आपदा प्रबंधन की जरूरत कहीं अधिक देखी जा रही है। आजकल जिस तरह से बाढ़, भूकंप, चक्रवाती तूफानी जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, इससे आपदा प्रबंधन में लगे लोगों की भूमिकाएं भी बढ़ती जा रही हैं। आपदा प्रबंधन से जुड़े पेशे की सबसे अच्छी बात यह है कि इस क्षेत्र में सरकारी नौकरी के लिए भी काफी अवसर हैं। अखबार ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा है कि 20 वर्षों में दुनिया भर में भूकंप, तूफान या सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। इस क्षेत्र में आसानी से मिलती है नौकरी, आकर्षक सैलरी। इसमें आपदा को लेकर कितनी अच्छी बातें बताई गई हैं। आपदा प्रबंधन वाकई रोजगार का बड़ा क्षेत्र हो सकता है, लेकिन यह आपदा का विकल्प नहीं हो सकता। जब तक हम नदियों को उनकी जमीन वापस नहीं करेंगे, मामूली बारिश में हमारे शहर डूबते रहेंगे। आपदाओं की बारंबारता बढ़ती रहेगी। शीतलहरी, लू, सूखा, बाढ़, भारी बारिश, चक्रवात, आंधी, इस साल ने यह देश सब देखे। जून 2023 की मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि गृहमंत्री अमित शाह ने आपदा प्रबंधन की 8000 करोड़ की 3 बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है। सभी राज्यों को 5000 करोड़ दिए जाने की घोषणा हुई है। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे को आपदा प्रबंधन के लिए 2500 करोड़ दिए जाएंगे। गांवों से ज्यादा शहरों को पैसा मिल रहा है। आपके सामने यह सब हो रहा है। आपदा प्रबंधन का बजट बढ़ता जा रहा है, जो बता रहा है कि आपदाएं बढ़ गई हैं और बढ़ती रहेंगी। आजकल चेतावनियां जारी होने लगी हैं। चेतावनियों के रंग बताए जाने लगे हैं। पहले पीले रंग में चेतावनी जारी होती है, आप जम्हाई लेते हैं, कोई बात नहीं। फिर ऑरेंज रंग में चेतावनी जारी होती है, आपको झपकी आ जाती है, कोई बात नहीं।
फिर लाल रंग दिखाए जाते हैं। आप सो जाते हैं कि जब सरकार चेतावनी जारी कर रही है तो आपदा का प्रबंधन भी कर लेगी। यह एक भ्रम है। अर्ली वार्निंग सिस्टम से आप लोगों को हटा लेते हैं, जान बचा लेते हैं, मगर उनके घर, जीवन भर की कमाई, सामान, ये सब बर्बाद होता है। आपदा किसी न किसी रूप में आपको बर्बाद करती है। दिल्ली में ही हवाओं में प्रदूषण की मात्रा के रंग और नाम कितने हैं, मगर प्रदूषण दूर नहीं हुआ। चेतावनी सिस्टम तो 1865 से इस देश में है। 1864 में कोलकाता में भयंकर चक्रवाती तूफान आया, जिसके बाद वहां स्थापित किया गया। तब से इस दिशा में सुधार हो रहा है, मगर आपदाओं के आने पर उनके विकराल हो जाने के जो कारण हैं, उन पर कोई लगाम नहीं लगाता। जमीन का अतिक्रमण जारी है, प्रदूषण का बढ़ना जारी है। आपकी उदासीनता के कारण आपदाएं विकराल होती जा रही हैं। हम जानते हैं कि आप अपनी उदासीनता को प्यार करते हैं, इसलिए हमने इस वीडियो में जानबूझकर जागरूकता का प्रयास नहीं किया है, भावुकता का भी प्रयास नहीं किया है, बस उत्सुकता के सहारे यह वीडियो बना दिया। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।